आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में एक बात तो राहत की है, जब केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डर पैदा कर रहा है। और इसी बीच कोरोना के पीछे पीछे ब्लैक फंगस का खतरा अब 12 से 14 राज्यों में पांव पसार चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की तैयारी क्या है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। छत्तीसगढ़ में हालांकि केसेस में कमी है, जो कि अच्छे ही संकेत हैं, लेकिन अब आगे तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है ताकि केसेस पर कंट्रोल भी हो, मौत का आंकड़ा भी कम हो और ब्लैक फंगस के केसेस पर वक्त से पहले कंट्रोल किया जा सके? कोरोना के तैयारी में अब नाम तीसरे वेव का आता है और तीसरे वेव को लक्ष्य में रखते हुए हम लोगों को सारे प्रबंधन करने चाहिए और कर भी रहे हैं। एक ऑक्सीजन सप्लाई जो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कम तो नहीं पड़ी थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स उदाहरण के लिए टैंक्स वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की जो कमी आई थी, ये कमी ना हो। अभी भी जो एक कमी महसूस हो रही है आईसीयू के और बिस्तरों की, तो ये समय रहते हुए आईसीयू के बिस्तर के निर्माण का हमने टारगेट 1200 से 1500 का रखा है अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। तो यहाँ तक आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमको इसको पूरा करना पड़ेगा। साथ ही ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, जिसमें स्वावलंबी हम हो सके ऑक्सीजन के मामले में, लॉजिस्टिक्स की बात नहीं आएगी। 26 और नए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के ऑर्डर हमने प्लेस कर दिए हैं। तो ये 225 सिलेंडर प्रतिदिन और 125 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता के होंगे। तो छोटे और बड़े अस्पतालों के लिए की व्यवस्था करना, साथ में एनआईवी हो गए, वेंटिलेटर हो गए, अन्य इस प्रकार के उपकरण, चाहे नसल कैन्युला हो गया, ये पर्याप्त मात्रा में जहां रहे वहां रहे। और ट्रेनिंग, आपने वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिया, लेकिन उन वेंटिलेटर को चलाने के लिए अगर स्टाफ आपका उपलब्ध नहीं है, कोरोना जब 2020 में चालू हुआ था तो कहते हैं छत्तीसगढ़ में 20 लोग थे केवल जिनको की इंट्यूबेशन करने की क्षमता। तो 20 लोग पूरे छत्तीसगढ़ में अगर वेंटिलेटर से इंट्यूबेशन कर पाते तो आप सोचें कितने बड़े सीमित होने की स्थिति बनी हुई थी। तो उसमें लोगों को ट्रेन करना, इसके साथ सारी चीजें, दवाइयां उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां रहें। रेमडेसिविर का दौर आया, वो चला गया। टोसिलिजुमैब का दौर आया, वो चला गया। अभी रॉश कंपनी का उन्होंने जानकारी अपलोड की है कि नहीं, वो कारगर नहीं पाया जा रहा है। तो एक तरफ मांग, दूसरी तरफ कंपनी खुद कह रही है, फिर दूसरे विकल्प दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराना। आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी समय टेस्टिंग की नहीं हुई, आपको दवाइयां निःशुल्क मिल जाए ग्रामीण स्तर पे आशा वर्कर्स के माध्यम से। तो ये सारी तैयारियां, यही मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रही थी सर। जो शहरी इलाके हैं वहां तो लोग अवेयर हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख लेते हैं, मास्क भी उनके चेहरे पर होता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वो कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां अछूते हैं लोग इस ज्ञान से कि कोविड का खतरा कैसे होता है, कैसे फैलता है। उन ग्रामीण इलाकों के लिए कोई अलग से योजना होगी टेस्टिंग की या फिर कोरोना किट पहुंचाने की, जिसमें कम से कम जरूरी दवाइयां हो? और अब तो कोरोना टेस्ट करने के लिए किट भी घर पर पहुंची घर पे खुद का टेस्ट किया जा सकेगा। इसको लेकर कोई जागरूकता? इसमें लोगों तक पहुंचाने की जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, जिन्हें हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ थोड़ी समस्या है। लेकिन ये 100 गांव 150 गांव होंगे पूरे छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में से। वहां दूसरे विकल्प के तौर पे हमारी आशा वर्कर्स जो हैं, उनके माध्यम से दवाइयां भी पहुंचाना, टेस्टिंग की भी व्यवस्था करना। दूसरा पहलू जो है, ये वो क्षेत्र भी हैं जहां कोरोना के संपर्क में भी लोग नहीं आ पाए हैं। इनका आना जाना भी जितना कम होता है, क्योंकि कोरोना तो वहां विद्यमान नहीं है, बाहर से ही आया, देश में बाहर से आया, छत्तीसगढ़ में बाहर से आया, गांवों में भी बाहर से ही आ रहा है। तो दोनों स्थिति है कि जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं वो प्राकृतिक भौगोलिक कारणों से भी सुरक्षित हैं, लेकिन जानकारी उन तक पहुंचे, ये मितानिनों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आईईसी जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये प्रचार तंत्र विभागों का होता है, उसके माध्यम से लोगों को पहुंचाना, स्थानीय बोली में पहुंचाना। बाजार तो अभी लग नहीं रहे हैं, साप्ताहिक बाजार, तो ज्यादातर हम अपने हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से ही ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और जो सब हेल्थ सेंटर हैं, इनके दायरे में 3 से 5 हजार की जो आबादी आती है, वो 3 से 5 हजार की आबादी के लिए ये एनएम और जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं, इनकी सीधे जवाबदारी कि कोई लक्षण अगर लोगों के मिल रहे हैं, पहले तो आप दवाई उनको दे दीजिए, जो दवाई लेना चालू कर दें, फिर टेस्टिंग कर दीजिए। ये
रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट उसको टेस्ट करना उतना दिक्कत नहीं है, स्टाफ उतना ट्रेंड रहे एक टेक्नीशियन की सैंपल ले सके गले से और नाक से, और आप 10 मिनट में रिपोर्ट बता सकते हैं नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की। और फिर देखरेख करना कि ऑक्सीमीटर हम कितने पहुंचा पा रहे हैं, उपलब्धता की दिक्कत आ रही है, वरना 70,000 हर मितानी के लिए 76,000 हमने ऑक्सीमीटर्स का भी ऑर्डर दिया है। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करे, 95 के नीचे का हमने टारगेट लिया है, WHO में 92-90 की भी बात है, लेकिन सेफ रहने के लिए कि 94 या उससे नीचे ऑक्सीजन अगर आपका सैचुरेशन आया तो आपको अस्पताल पहुंचना, तो ये कठिन काम है सर। अभी तो कोविड से निपटने के इंतजाम ही दुरुस्त होते हुए हम दिख रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो या फिर दवाई के स्टोर हो। जो दवाई पहले नहीं मिल रही थी वो मिल पा रही हैं, अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं। पिछले दिन बड़े बुरे थे, बहुत ही हमने खराब दौर देखा है, लेकिन अभी कोविड से निपटते निपटते ब्लैक फंगस का खतरा, 12 से 14 राज्य प्रभावित हुए हैं, वहां अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कोई केस ऐसा सामने आया है, और इससे निपटने के लिए पहले से आपने इंतजाम क्या किए हैं? 102 केस अभी तक सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में 2 हैं, दुर्ग में 23 हैं, चांपा जांजगीर में 1 है, रायगढ़ में 3 है और रायपुर में 73, जो हमारा प्रदेश का मुख्यालय है। तो कुल 102 केस आए हैं, इसमें 1 की मृत्यु हुई है। ये बताते हैं कि टिश्यू निकालते हैं, जल्दी संक्रमण के पहले प्रारंभिक दौर पे ही हमको पहुंचना चाहिए। कहीं स्वेलिंग एक तरफ आ रही हो, सर एक तरफ दुख रहा हो, या आपको कोई और लक्षण ऐसे दिख रहे हो, खून के बूंद आ रही हो, आप खांस रहे हैं, उस समय जो बलगम निकलता है उसमें खून के अगर कण थोड़े से दिख रहे हो, तो सतर्क होकर आप डॉक्टर के पास तत्काल पहुंच जाएं। और ब्लैक फंगस के अगर आपके लक्षण है तो प्रारंभिक तौर पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो टिश्यू को ऑपरेट करके निकाल देते हैं, हालांकि 3-4 घंटे का ऑपरेशन है ऐसा बताते हैं। और चिंता इसकी ये है कि ENT रीजन है, नाक के जरिए ही ये पहुंचेगा ऐसा माना जा रहा है, और आंखों में और मस्तिष्क में बहुत आसानी से ये पहुंच सकता है। तो आंखों की रोशनी जा भी सकती है, मस्तिष्क में पहुंचने पे बहुत गंभीर स्थितियां, मृत्यु भी हो सकती है। उसको बचाने के लिए समय पे पहुंचना, एक ये जागरूकता की बात है। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए जो इंजेक्शन के वायल हैं ये भी बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी चर्चा होगी, तो उसमें भी हम लोग बताएंगे कि मैन्युफैक्चर बंद हो गया होगा क्योंकि बीमारी नहीं होती थी। तो आप उसको रैंप अप करिए और इसकी उपलब्धता बनाइए ताकि लोगों को लगे, और बहुत महंगी है। एक व्यक्ति को मुझे बताया गया विशेषज्ञों ने कि करीब 21 दिन का ट्रीटमेंट है, जिसमें 50 से 100 इंजेक्शन उनको लगते हैं, और एक इंजेक्शन की कीमत 5 से 7 हजार की है। तो 5 से 7 लाख रुपए का ये ट्रीटमेंट हो जाता है अन्य प्रोसीजर को छोड़ के। जो हर तो अस्पतालों में इसके सर्जरी के लिए व्यवस्थाएं बनाने से लेके दवाइयों की व्यवस्था करना और लोगों में जागरूकता की जल्दी पहुंचे। सर, वैक्सीन को लेकर स्टेटस क्या है? और चूंकि आपने अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र किया, केंद्र से सही सप्लाई हो रही है वैक्सीन की आपूर्ति है? वैक्सीन देखें, सच्चाई यही है कि देश में ही 7 करोड़ वैक्सीन एक महीने में बन रही है। तो आप कोई भी व्यवस्था बनाएं, A को लगाएं, B को लगाएं, C को लगाएं, D को लगाएं, आप 45 से ऊपर को लगाएं, 60 से ऊपर को लगाएं, 18 से ऊपर को लगाएं, लगेगा एक महीने में 7 करोड़ नागरिकों को ही। तो ये देश की वैक्सीन के निर्माण की क्षमता की सीमा है, और इसी में काम चल रहा है। इसको 2 भाग में बांटा हुआ है। तो पहले से क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था 16 जनवरी से, तो 45 के ऊपर में तो दबाव कम है और वैक्सीन की कमी की बात कम आती है। और अब प्रोटोकॉल भी बढ़ा दिया गया है, जो 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगना था वो 12 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगना है। तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास सेकेंड डोज के लिए 12 हफ्ते बाद अब आएंगे। आपने लगा लिया, उसके सेकेंड डोज अब लगेगा 2 हफ्ते बाद नहीं, अब 12 हफ्ते बाद। तो एक इसमें स्लो डाउन आएगा। दूसरा, जो राज्यों को जिम्मेदारी मिली है डबल आबादी को वैक्सीनेट करने की, 20% आबादी केंद्र सरकार कर रही है 45 से ऊपर की, 40% आबादी राज्य सरकारें करेंगी, और वैक्सीन दोनों के पाले मिली है 50-50%। तो एक तो ये संतुलन सुधारना चाहिए, क्योंकि 45 ऊपर के करीब 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी। अब जो शेष 60 करोड़ लोगों को नीचे के आयु वर्ग में वैक्सीन लगनी है, इनके लिए अलॉटमेंट आप बढ़ाइए। ये 50-50 ठीक नहीं है।
केंद्र सरकार को 20%, 25% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और 75% से 80% ये राज्य सरकारों को अलॉटमेंट करना चाहिए वैक्सीन बढ़ाने की बात। तो वास्तविकता वैक्सीन लगाने की नहीं है, सच्चाई है कि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, वरना उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ 3 से 3.5 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा सकता है। ये हमारी निर्मित क्षमता है और वैक्सीनेशन हम 18 साल से ऊपर वालों को लेके 50-60 हजार से ज्यादा नहीं कर पा रहे। वैक्सीन मतलब वैक्सीन की कमी है। सर, हमने ये जो सेकेंड वेव है इसमें बद से बदतर हालात देखे हैं, कोई राज्य अछूता नहीं रहा जहां बदहाली की तस्वीर ना आई हो। अब तीसरी लहर से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम किए जाने चाहिए। साथ ही इस बीच हमने ऐसे घरों को बिखरते हुए देखा जहां माता पिता दोनों की मौत हो गई, बच्चे पीछे रह गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि रोज कमाते और रोज खाते थे, उनके घरों में भी बड़ी दिक्कत है। छत्तीसगढ़ सरकार क्या इनिशिएटिव ऐसे तमाम लोगों के लिए ले रही है? एक तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के नाम से दुलार यानी स्नेह प्रेम, तो छत्तीसगढ़ महतारी, हम छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में भारत माता छत्तीसगढ़ महतारी माँ के रूप में देखे, तो इन परिवार के एक व्यक्ति कमाने वाले या दोनों माता पिता का देहांत हो गया है, उन बच्चों की देखभाल और पढ़ाई का जिम्मा छत्तीसगढ़ सरकार लेगी, ऐसा 18 तारीख को कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ है। तो उनकी देखभाल छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। आगे उपचार की बातें हैं वो सामान्य रूप से जो चलती हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चिंता का जो गैप है ये है होम आइसोलेशन और वेंटिलेटर के बीच में। बहुत सारे हमारे पेशेंट होम आइसोलेशन से सीधे बहुत गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर यानी अस्पताल में पहुंचते हैं। तो ये गैप हमको कम करना पड़ेगा। तो आने वाली तैयारियां भौतिक रूप से आईसीयू बिस्तरों की, सिलेंडरों की, ऑक्सीजन की, ये तो करनी ही होगी, लेकिन लोगों को जागरूक करके, और ये गांव की बात नहीं है, शहरों में भी यही स्थिति है। मध्यम वर्ग परिवारों में भी अस्पताल जाने में बड़ा परहेज है, बहुत झिझक है कि अस्पताल नहीं, एक दिन देख लेते हैं, 2 दिन देख लेते हैं। तो ये सारे काम हमको करने पड़ेंगे। मतलब जो शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही रह जाती है वही बाद में जाकर खतरा पैदा करती है, उसी लापरवाही से बचना है और शुरुआत में ही अवेयर हो जाएंगे तो फिर इस खतरे से हम निपट सकते हैं आसानी से। बहुत शुक्रिया टीएस सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ सरकार